नमस्कार। मैं नूतन कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से आज आपको मैं एम.कॉम का एक विषय उच्चतर लेखांकन का एक टॉपिक कंपनी के एकीकरण एवं संविलियन पर आपके सामने व्याख्यान देने जा रहा हूँ। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एकीकरण। एकीकरण अर्थात होता है दो एक समान व्यवसाय करने वाले दो कंपनियों को एक साथ मिला देना, एक साथ जोड़ देना, एक साथ मर्ज कर देना, एकीकरण कहलाता है। एक समान व्यवसाय करने वाले से अर्थात मतलब यह है कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड सीमेंट का उत्पादन करने वाली एक कंपनी है और उसी प्रकार बी लिमिटेड सीमेंट का उत्पादन करने वाली कंपनी है। यदि ये दोनों कंपनी आपस में एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर एक बड़ी कंपनी सी लिमिटेड का निर्माण करते हैं, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो आपस में एक साथ मिल गए, एक हो गए, यह कहलाता है एकीकरण। इसी का एक दूसरा पार्ट होता है संविलियन। संविलियन अर्थात एब्जॉर्प्शन। मतलब यह है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी की व्यवसाय को अपने साथ समाहित कर लेता है, या एक प्रकार से बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्रय कर लेती है, तो यह संविलियन कहलाता है। जैसे कि ए लिमिटेड, मान लेते हैं कि ए लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और बी लिमिटेड एक छोटी कंपनी है। यदि ए लिमिटेड द्वारा बी लिमिटेड के व्यवसाय को क्रय कर लिया जाता है या बी लिमिटेड को अपने साथ समाहित कर लेता है, तो यह संविलियन कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। लगभग एकीकरण और संविलियन की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग एक जैसे होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे एकीकरण के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे, एकीकरण क्यों किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं, इनको समझना जरूरी है। हम दो कंपनियों को एकीकरण क्यों करते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या लाभ है, इसकी क्या आवश्यकता हो सकती है। तो इसका सबसे पहला प्रमुख जो लाभ है, गुण है, वह प्रतिस्पर्धा में कमी होना। जैसे कि हमने देखा कि दो एक समान व्यवसाय करने वाली कंपनी है और दोनों आपस में एक साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। यदि दोनों कंपनी एक साथ एकीकरण हो जाए तो दोनों के बीच में होने वाली जो प्रतिस्पर्धा है वो समाप्त हो जाती है। दूसरा है बड़े पैमाने का उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन। सीधी सी बात है कि जब दो कंपनियां आपस में एक साथ मिल जाएंगी, दोनों कंपनी एक साथ मिलकर उत्पादन करेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन का पैमाना, उत्पादन का जो अमाउंट है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तीसरा बात है व्ययों में कमी होना। हमको मालूम है व्यवसाय में बहुत से व्यय होते हैं, कुछ स्थायी व्यय होते हैं, कुछ परिवर्तनशील व्यय होते हैं, कुछ अर्ध परिवर्तनशील व्यय होते हैं। यदि हम दोनों कंपनियों को एक साथ मर्ज कर दें, जोड़ दें, एकीकरण कर दिया जाए, तो बहुत सारे व्यय जो है बच जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार दोनों कंपनी जब एक साथ एकीकरण होंगी तो दोनों कंपनी की पूंजी एक साथ मिलेगा, पूंजी में वृद्धि होगी, जिसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रबंधन और नियंत्रण में भी सहायक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषज्ञों की सुविधा लेना। जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, पूंजी अधिक हो जाती है, काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, संगठन में कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, तो हम उत्पादन के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वितरण में सुविधा। हमारे द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसको हम दूर दूर तक आसानी से अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सक्षम हो जाते हैं, उसका लाभ मिलता है। और बाजार पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एकाधिकारी की स्थिति आ जाता है और हम अपने वस्तुओं को हम अपने हिसाब से मूल्य निर्धारित कर बाजार में बेच सकते हैं। इस प्रकार हमारा बाजार में नियंत्रण हो जाता है। ये इसके बहुत सारे गुण हैं, उद्देश्य हैं। लेकिन एकीकरण की कुछ सीमाएं भी हैं,
कुछ दोष भी हैं उनको भी जानना जरूरी है। जैसे कि है प्रबंध की समस्याएं, जब दो कंपनियां आपस में एक साथ मिलती है तो प्रबंध से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार असहयोग, दो अलग अलग संस्था के कर्मचारी आपस में एक साथ मिलेंगे, सहयोग की भावना जो होनी चाहिए उसमें कई बार एक प्रकार से कहना चाहिए कठिनाई आती है, असहयोग की स्थिति उत्पन्न होती है। मूल्य में वृद्धि होना, जैसे कि हमने पहले देखा कि बाजार में जब नियंत्रण होता है तो जो कंपनी है वो बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण कर लेती है और इस प्रकार से वो अपने वस्तुओं को ज्यादा मूल्य पर बाजार में बेचती है, जिसके कारण मूल्य में वृद्धि होता है। पूर्ति पर नियंत्रण, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जब एक कंपनी उत्पादन करने के लिए बाजार में पूरे एक ही कंपनी रह जाती है तो अपनी वस्तु की आपूर्ति को अपने ढंग से नियंत्रण कर सकती है और पूर्ति पर नियंत्रण के माध्यम से वस्तु के मूल्य में उतार चढ़ाव कर सकता है। कई बार हम देखते हैं कि अति पूंजीकरण की भी समस्याएं आती है। व्यवसाय में हमने जो पूंजी लगाया है, अगर वो पूंजी सही ढंग से अगर व्यवसाय में उपयोग नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अति पूंजीकरण की भी समस्याएं उत्पन्न होती है। इनके अलावा हम देखते हैं कि छोटे व्यवसायियों को नुकसान, जो छोटे जो कंपनियां हैं, व्यवसायी हैं, जो छोटे मात्रा में उत्पादन करते हैं, वो बड़ी कंपनियों से प्रतिद्वंद्विता नहीं ले पाते, जिनके कारण उनको नुकसान होता है। और कई बार हम देखते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इस प्रकार एकीकरण के कुछ दोष हैं, कुछ गुण हैं, उन दोनों बातों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आता है कि एकीकरण कैसे कैसे होता है, उसके क्या क्या स्वभाव है। तो एकीकरण को हम उसके स्वभाव के आधार पर दो भागों में बांटे हैं। एक होता है विलय के स्वभाव का एकीकरण और दूसरा होता है क्रय के स्वभाव का एकीकरण। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है विलय के स्वभाव का एकीकरण और क्रय के स्वभाव का एकीकरण। एकीकरण विलय के स्वभाव का कब होता है और क्रय के स्वभाव का कब होता है, उनके लिए कुछ शर्तें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। यदि एकीकरण के संबंध में 5 शर्तें जो निर्धारित की गई है, अगर वो 5 शर्तें पूरी होती हैं तो विलय के स्वभाव का एकीकरण होता है, और अगर 5 शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं तो वो क्रय के स्वभाव का एकीकरण हो जाता है। ये शर्तें क्या है, हम एक एक बिंदु पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि एकीकरण में जिन कंपनियों का एकीकरण होने जा रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, दो बड़ी कंपनियां मिलकर एक सी लिमिटेड का निर्माण करने जा रही है। तो यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जो आपस में मिल रहे हैं, ये कहलाता है हस्तांतरण कंपनी, ट्रांसफर कंपनी। और जिस कंपनी में विलय होने जा रहा है उसको हम कहते हैं हस्तांतरी कंपनी या एक प्रकार से ट्रांसफर कंपनी। तो एक बस सामान्य भाषा अगर बोले तो ये हो जाता है विक्रेता, और जिस कंपनी में विलय होने जा रहा है हस्तांतरण यानी प्रकार से विक्रेता कंपनी रहता है। तो यहाँ पे 5 शर्तों के बारे में जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो उसमें से सबसे पहला शर्त है कि एकीकरण के पश्चात हस्तांतरण कंपनी की जितनी भी संपत्ति और दायित्व है वो सभी संपत्तियां और दायित्व हस्तांतरी कंपनी के हो जाएंगे। ये पहली शर्त है। दूसरा है कि हस्तांतरण कंपनी में जो समता अंधारी है, जो कंपनी के वास्तविक स्वामी है, हस्तांतरण कंपनी के 90% समता अंधारी एकीकरण के लिए सहमत होने जरूरी है। अगर कम से कम 90% अंधारी अगर सहमत हो जाते हैं तभी यह विलय के स्वभाव का एकीकरण माना जाएगा। तीसरा यह है कि हस्तांतरण कंपनी को एकीकरण के बदले में मिलने वाला जो प्रतिफल है वो अंशों के माध्यम से होगा, यानी हस्तांतरण कंपनी में समता अंश जिस प्रकार का था उसी प्रकार के हस्तांतरी कंपनी द्वारा समता अंशों के माध्यम से हस्तांतरण कंपनी के निस्तारक को भुगतान दिया जाएगा। और यदि माना कि अंशों की संख्या अगर खंडित अंशों में आता है तो उसके लिए कुछ नगद राशि के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है कि हस्तांतरण कंपनी के व्यवसाय को विलय करने के बाद हस्तांतरी कंपनी द्वारा
हस्तांतरण कंपनी के व्यवसाय को चालू रखा जाएगा। और अंत में पांचवा जो पॉइंट यह है कि हस्तांतरण कंपनी की चिट्ठी में दिए गए संपत्ति और दायित्व को हस्तांतरी कंपनी उसके पुस्तकीय मूल्य पर स्वीकार करेगी। अर्थात जो हस्तांतरण कंपनी की चिट्ठी में संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य लिखा हुआ है उसी मूल्य पर हस्तांतरी कंपनी की चिट्ठी में भी उसको दर्शाया जाएगा, लिखा जाएगा। तो ये 5 शर्तें यदि एकीकरण के संबंध में यदि ये 5 शर्तें पूरी हो जाती है तो ऐसा एकीकरण विलय के स्वभाव का एकीकरण कहलाएगा। और अगर माना कि ये 5 शर्तों में से पांचों शर्तें अगर पूरी नहीं हो रही, कोई भी एक शर्त का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी दशा में यह एकीकरण क्रय के स्वभाव के एकीकरण हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी पहला विलय के स्वभाव के एकीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्रय के स्वभाव के एकीकरण के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। विलय के स्वभाव के एकीकरण के लिए लेखांकन प्रक्रिया 2 स्टेप में खत्म होता है। एक तो सबसे पहले पंजी प्रविष्टि, अर्थात हस्तांतरी कंपनी की पुस्तक में उनका लेखा करने के लिए पंजी प्रविष्टि किया जाएगा। और जो हस्तांतरक कंपनी है उनके चिट्ठे में जितनी भी संपत्तियां और दायित्व जो दर्शा रहा है उनको समाप्त करने के लिए भी हस्तांतरक कंपनी की पुस्तक में भी पंजी प्रविष्टि किया जाएगा। दूसरा जो भाग है वो है एकीकरण के पश्चात चिट्ठा। जब 2 कंपनी आपस में एकीकरण हो जाएंगी तो दोनों कंपनी के एकीकरण के पश्चात अब नया चिट्ठा किस प्रकार का होगा वो चिट्ठा भी हमको बनाना होता है। तो हमारा जो लेखांकन प्रक्रिया वो 2 स्टेप में खत्म होता है। पहला है पंजी प्रविष्टि के और दूसरा एकीकरण के पश्चात हमको चिट्ठा बनाना है। अब चूंकि एकीकरण के संबंध में हमको कुछ गणनाएं करनी होती है, ये गणना 4 स्टेप में है। सबसे पहला क्रय मूल्य का निर्धारण करना, क्रय मूल्य की गणना करना। सबसे पहले हमको ये तय करना होता है कि हस्तांतरण कंपनी के व्यवसाय को हस्तांतरित कंपनी किस मूल्य पर स्वीकार कर रही है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसके लिए 3 इसकी विधियां हैं। पहला है शुद्ध भुगतान विधि, दूसरा शुद्ध संपत्ति विधि और तीसरा अंश अनुपात विधि। शुद्ध भुगतान विधि का मतलब यह है कि हस्तांतरी कंपनी हस्तांतरक कंपनी को भुगतान करने के लिए जितने रुपए के मूल्य की अंश पूंजी और नगद राशि भुगतान में देने जा रही है उसका जो कुल मूल्य है वही क्रय मूल्य होता है। दूसरा कंडीशन में कई बार हमको बोलता है कि हस्तांतरक कंपनी की शुद्ध संपत्ति को ही क्रय मूल्य माना जाए। तो शुद्ध संपत्ति से मतलब यह है कि हस्तांतरक कंपनी के चिट्ठे में जितनी भी संपत्तियां हैं कुल संपत्ति के योग में से दायित्व के योग को जब घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो शुद्ध संपत्ति आता है उस मूल्य को ही क्रय मूल्य माना जाता है। और तीसरा जो कंडीशन हो सकता है अंश अनुपात विधि, शेयर प्रोपोर्शन मेथड। मतलब यह है कि हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी के अंशधारियों को एक निश्चित अनुपात में अंश के माध्यम से भुगतान देती है। जैसे कई बार आपको लिखा होता है कि हस्तांतरक कंपनी के 3 अंशों के बदले हस्तांतरक कंपनी 5 अंश देगी। तो यहाँ पे 3:5, तो उस अनुपात के आधार पर भुगतान में दिए जाने वाले अंशों की हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं और उन अंशों का मूल्य जो भी आएगा वह उस व्यवसाय की क्रय मूल्य हो जाता है। इस प्रकार क्रय मूल्य का निर्धारण 3 तरीके से हो सकता है। पहला शुद्ध भुगतान विधि, दूसरा शुद्ध संपत्ति विधि और तीसरा अंश अनुपात विधि। क्रय मूल्य का निर्धारण करने के पश्चात दूसरा स्टेप होता है शुद्ध संपत्ति अथवा शुद्ध मूल्य की गणना। जिस कंपनी का एकीकरण होने जा रहा है हस्तांतरी कंपनी का, उसकी शुद्ध संपत्ति या शुद्ध मूल्य क्या है हमको ये भी ज्ञात करना होता है। और इसके लिए हम कुल संपत्तियों में से कुल दायित्वों को घटा देते हैं तो जो मूल्य प्राप्त होता है वो शुद्ध संपत्ति कहलाता है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है विलय के स्वभाव के एकीकरण में हस्तांतरक कंपनी की सभी संपत्तियां अर्थात चाहे वो वास्तविक संपत्तियां हो, मूर्त संपत्ति हो, अमूर्त हो, कृत्रिम हो, जो भी संपत्तियां हैं वो सभी संपत्तियों को स्वीकार किया जाएगा और वो भी उसके पुस्तकीय मूल्य पर अर्थात चिट्ठे में जो मूल्य लिखा गया है उस मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा। और उस मूल्य से कुल दायित्व को हम जब घटा देते हैं तो जो मूल्य प्राप्त होता है यह शुद्ध संपत्ति कहलाता है।
संपत्ति दोनों मालूम हो जाता है तो तीसरा स्टेप होता है सामान्य संचय की गणना। अर्थात क्रय मूल्य और शुद्ध संपत्ति में अंतर की जो राशि है उसको सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। हस्तांतरित करने के लिए ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य और शुद्ध संपत्ति में कितने का अंतर है। जैसे अगर माना कि व्यवसाय का क्रय मूल्य 10 लाख रुपए है और उस व्यवसाय की शुद्ध संपत्ति 9 लाख रुपए है। जब क्रय मूल्य अधिक होता है, शुद्ध संपत्ति कम होती है, तो अंतर की राशि को सामान्य संचय खाते में डेबिट कर दिया जाता है। एक प्रकार से मान के चलिए कि यह हस्तांतरी कंपनी के लिए एक प्रकार से हानि होता है। हस्तांतरण कंपनी की जितने रुपए की शुद्ध संपत्ति है हम उससे ज्यादा भुगतान कर रहे हैं, तो जितनी राशि अधिक भुगतान किया जा रहा है उस राशि को सामान्य संचय खाते में डेबिट कर दिया जाता है। अर्थात सामान्य संचय खाता डेबिट तभी होगा जब क्रय मूल्य अधिक हो और शुद्ध संपत्ति कम हो, दोनों में अंतर की राशि। इसके विपरीत यदि माना कि क्रय मूल्य कम है और शुद्ध संपत्ति ज्यादा है तो अंतर की राशि को सामान्य संचय खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। अर्थात सामान्य संचय खाता क्रेडिट तब होगा जब शुद्ध संपत्ति अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, दोनों के अंतर की राशि को डेबिट कर जाता है। चौथा जो स्टेप है वो है क्रय मूल्य का भुगतान। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हस्तांतरी कंपनी हस्तांतरण कंपनी को भुगतान करने के लिए कितना अंश दे रही है, कितना नगद भुगतान कर रही है। तो भुगतान में दी जाने वाली जो अंश और नगद की राशि उतना ही होगा जितना कि क्रय मूल्य का निर्धारण हुआ है। तो एकीकरण की प्रक्रिया में हमको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्रय मूल्य की गणना करना, दूसरा शुद्ध संपत्ति की गणना करना, तीसरा सामान्य संचय की राशि की गणना करना और चौथा क्रय मूल्य का भुगतान करना। जब ये गणना हो जाता है तो अब इस गणना के आधार पर फिर हम हस्तांतरण कंपनी और हस्तांतरी कंपनी दोनों के पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करते हैं और उसके पश्चात भी हम चिट्ठा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे बात आ रही कि पंजी प्रविष्टि। पंजी प्रविष्टि जो हस्तांतरी कंपनी है, क्रेता कंपनी है या विलय करने वाली जो कंपनी है वो अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से लेखा करेगा, मैं आपको इसके लिए बताते जा रहा हूं, ध्यान देंगे। इसके लिए 7 एंट्री होता है। सबसे पहला व्यवसाय का विलय करने पर या एक प्रकार से व्यवसाय का क्रय करने पर। जिन व्यवसाय का हम विलय करने जा रहे हैं उसके लिए बनाते हैं एंट्री व्यवसाय विलय खाता विकलन हस्तांतरण कंपनी के निस्तारक से। व्यवसाय विलय खाता मतलब यह है कि दोनों कंपनियों को हमने किस मूल्य पर विलय किया है उस राशि को व्यवसाय विलय खाते में डेबिट कर दिया जाता है। और हस्तांतरण कंपनी के निस्तारक मतलब यह है कि उन दोनों कंपनी की जो क्रय मूल्य है जिनके लिए हस्तांतरण कंपनी को हमको भुगतान करना है उस राशि को हस्तांतरण कंपनी के निस्तारक के खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये हो गया पहली प्रविष्टि। दूसरा, विविध संपत्तियों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए हस्तांतरी कंपनी ने हस्तांतरण कंपनी की जितनी भी संपत्तियों और दायित्वों को स्वीकार किया उनके लिए विविध संपत्ति खाता विकलन जितनी भी संपत्ति हमने वहां से प्राप्त किया है सभी को डेबिट कर देंगे। दूसरा, सामान्य संचय खाता डेबिट। मैंने जैसे पहले बताया कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, शुद्ध संपत्ति कम है, अंतर की राशि को सामान्य संचय खाते में डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक, इसके पश्चात जितने भी हमने दायित्व स्वीकार किया विविध दायित्व खाते को क्रेडिट कर देंगे। यदि सामान्य संचय खाता क्रेडिट हो रहा है तो सामान्य संचय खाते को भी क्रेडिट कर देंगे और व्यवसाय विलय खाते से जिस राशि से हमने व्यवसाय को विलय किया है। तो ये दूसरी प्रविष्टि हो गया संपत्ति और दायित्व को स्वीकार करने के लिए। तीसरी जो प्रविष्टि है वो होता है निस्तारक को भुगतान करने के लिए। तो हस्तांतरण कंपनी के निस्तारक का खाता विकलन समता अंश पूंजी खाते से बैंक खाते से निस्तारक को हस्तांतरी कंपनी द्वारा भुगतान करने के लिए जितने रुपए के मूल्य की अंश पूंजी और नगद राशि के रूप में जो भुगतान हो रहा है वो राशि का भुगतान करने के लिए ये तीसरी प्रविष्टि मिलता है। इसके पश्चात चौथी प्रविष्टि, अगर
एकीकरण से संबंधित व्यय हो रहा है और उस व्यय का भुगतान हस्तांतरी कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो उस व्यय का भुगतान करने के लिए हम प्रविष्टि करते हैं एकीकरण व्यय खाता विकलन बैंक खाते से, और इस व्यय की राशि को हम बाद में सामान्य संचय खाते से अपलिखित करते हैं। तो उसके लिए पांचवी जो एंट्री बनता है वो है सामान्य संचय खाता विकलन एकीकरण व्यय खाते को। इस प्रकार जो हमारा एकीकरण व्यय है वो सामान्य संचय खाते पे से अपलिखित हो जाता है। नेक्स्ट जो एंट्री बनता है कि अगर हस्तांतरक कंपनी की चिट्ठी में अगर दायित्व के रूप में ऋण पत्र दिया हुआ है, यदि हस्तांतरक कंपनी ने ऋण पत्र जारी किया हुआ है और उन ऋण पत्रों को हस्तांतरी कंपनी द्वारा दायित्व के रूप में स्वीकार किया गया है, तो बाद में हस्तांतरी कंपनी हस्तांतरक कंपनी के ऋण पत्रधारियों को हस्तांतरी कंपनी के नए ऋण पत्र जारी कर देती है। इसके लिए हम एक प्रश्न बनाते हैं कि हस्तांतरक कंपनी के ऋण पत्र खाता विकलन हस्तांतरी यानी नए क्रेता कंपनी या हस्तांतरी कंपनी के नए ऋण पत्र खाते से। इस प्रकार इन प्रविष्टियों के माध्यम से हस्तांतरी कंपनी की पुस्तक में जो प्रविष्टि होती है वो समाप्त हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर मान के चलिए कि 6 से 7 प्रविष्टि बनता है। इन सभी का प्रविष्टि करने के पश्चात हस्तांतरक कंपनी, 2 हस्तांतरक कंपनी है, जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों कंपनी का विलय होने जा रहा सी लिमिटेड में। तो पंजी प्रविष्टि करने के पश्चात हम दोनों कंपनी की चिट्ठी को मिलाते हुए नए चिट्ठा तैयार करते हैं, जिसमें समता एवं दायित्व के अंतर्गत भुगतान में दिए जाने वाले अंश जितने हमने भुगतान किया है, जो भी दायित्व हमने स्वीकार किया है वो दायित्व रूप हो जाता है, और जितनी भी संपत्तियां जो हमने स्वीकार किया वो संपत्तियां चाहे वो स्थायी संपत्ति हो, स्थायी संपत्ति के अंतर्गत मूर्त अमूर्त दोनों हो सकता है, चालू संपत्तियां हो सकती है, कृत्रिम संपत्तियां हो सकती है, सारी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य में से स्वीकार करते हुए हम नए चिट्ठे में हस्तांतरित कर देते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हस्तांतरी कंपनी का जो चिट्ठा बनेगा एकीकरण के पश्चात उसमें संपत्तियों और दायित्वों का योग एक समान होगा। तो इस प्रकार से हस्तांतरी कंपनी की पुस्तक में किए जाने वाली प्रविष्टि और चिट्ठा समाप्त होता है। अब बात आती है कि हस्तांतरक कंपनी के खाते को बंद करनी है। तो सीधी सी बात है कि हस्तांतरक कंपनी अपने सभी संपत्तियों और दायित्वों को हस्तांतरी कंपनी के साथ विलय कर दिया है, तो उनके चिट्ठे में जितने भी खाते जो बने हुए हैं, जितने भी खाते जो दिखा रहे हैं संपत्ति और दायित्व, उन सबको समाप्त करते हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट कि जितनी भी संपत्तियों को जिनको हस्तांतरी कंपनी ने स्वीकार किया, सभी संपत्तियों को सबसे पहले हम वसूली खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इसके लिए प्रविष्टि बनता है वसूली खाता विकलन विविध संपत्ति खाते से। दूसरा, फिर जितनी भी दायित्व हमने जो दिया है, स्वीकार किया, उन दायित्वों को भी वसूली खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इसके लिए प्रविष्टि होता है विविध दायित्व खाता विकलन वसूली खाते से। तीसरी प्रविष्टि विक्रय मूल्य का लेखा करने के लिए हमने अपने व्यवसाय को जिस मूल्य के साथ हस्तांतरित कंपनी को दिया है, विलय किया है, उसकी राशि को वसूली खाते में हस्तांतरित करते हैं। इसके लिए एंट्री बनता है हस्तांतरी कंपनी खाता विकलन वसूली खाते से। चौथा पॉइंट, यदि एकीकरण से संबंधित व्यय का भुगतान हस्तांतरक कंपनी स्वयं कर रही है, तो उस व्यय का भुगतान करने के लिए हम प्रविष्टि करते हैं वसूली खाता विकलन बैंक खाते से। और इसके पश्चात इन सभी प्रविष्टियों को करने के पश्चात हम वसूली खाते के लिए खाते बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करने पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमने जो सामान्य संचय की गणना किया है, हस्तांतरी कंपनी के लिए जो हानि होता है लगभग हस्तांतरक कंपनी को लाभ के रूप में होता है, और हस्तांतरी कंपनी के लिए जो लाभ होता है वो हस्तांतरक कंपनी के लिए हानि होती है। तो वसूली खाते से लाभ और हानि की गणना करते हैं। यदि वसूली खाते से लाभ हुआ, क्रेडिट पक्ष का योग अधिक हो रहा है, डेबिट पक्ष का योग कम हो रहा है, वसूली से लाभ होगा, अंतर की राशि को कंपनी के अंशधारी जो कंपनी के स्वामी है समतांधारी, उनके खाते में हस्तांतरित करने का प्रविष्टि करते हैं वसूली खाता विकलन समता अंशधारी खाते से। और यदि माना कि वसूली से हानि हो रही है,
वसूली खाते में डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो अंतर की राशि को यानी एक प्रकार से हानि की राशि को अंशधारी खाते में डेबिट कर दिया जाता है। इसके लिए हम एंट्री बनाते हैं समता अंशधारी खाता विकलन वसूली खाते से। इसके पश्चात अब चूंकि हस्तांतरण कंपनी की सभी संपत्तियों और दायित्वों को हमने वसूली खाते में हस्तांतरित कर दिया, लेकिन जो अंशधारी कोष है जिसके अंतर्गत अंश पूंजी, संचय और आधिक्य, उन राशियों को भी हम अंशधारी खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो इसके लिए प्रश्न बनता है अंश पूंजी खाता विकलन, संचय व आधिक्य खाता विकलन समता अंशधारी खाते से। और अंत में आखिरी जो प्रविष्टि होती है वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अब समता अंशधारी खाते में उतना ही शेष बचता है जितना कि क्रय मूल्य का निर्धारण हुआ था, और क्रय मूल्य के लिए हमको वहां से जो अंश और नगद राशि जो प्राप्त हुई थी उनका योग उतना ही होगा जितना कि समता अंशधारी खाते का शेष बचा हुआ है। तो आखिर में समता अंशधारियों को भुगतान करने की हम प्रविष्टि करते हैं समता अंशधारी खाता विकलन क्रेता कंपनी या हस्तांतरी कंपनी के अंश खाते से और बैंक खाते से। तो एक प्रविष्टि जो छूट गया था कि जब हम व्यवसाय का विलय करने के लिए व्यवसाय का विक्रय कर देते हैं तो वहां से भुगतान प्राप्त होने के लिए हमको जो अंश प्राप्त होता है, नगद प्राप्त होता है, उसकी प्रविष्टि हस्तांतरी कंपनी के अंश खाता विकलन बैंक खाते से, और यही जो अंश और बैंक शेष की राशि है वो लास्ट में अंत में समता अंशधारियों को भुगतान में दे जाता है, जिसके लिए मैंने आपको प्रविष्टि बताया समता अंशधारी खाता विकलन हस्तांतरी कंपनी के अंश खाते से बैंक खाते से। तो इन प्रविष्टियों के माध्यम से हम हस्तांतरी कंपनी के खातों को बंद करते हैं और अंत में देखते हैं कि अंशधारी खाता ऑटोमेटिक दोनों साइड का योग बराबर आ जाता है, समाप्त हो जाता है, खाते बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार हस्तांतरक और हस्तांतरी दोनों कंपनी की पुस्तक में किए जाने वाले लेखों का हम पंजी प्रविष्टि करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विलय के स्वभाव के एकीकरण में हस्तांतरी कंपनी और हस्तांतर कंपनी दोनों की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करना होता है, और हस्तांतरी कंपनी का अंत में हम चिट्ठा तैयार करते हैं, जिसके लिए हस्तांतर कंपनी के दोनों कंपनी को चिट्ठे में जो भी संपत्ति और दायित्व है उसको समाहित करते हुए अंत हम चिट्ठा तैयार करते हैं। और इस प्रकार जो विलय के स्वभाव का एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से समाप्त होता है। और इसी के साथ इसी के माध्यम से अगर हम ये पूरी प्रक्रिया को संचालित करें तो हमारा एकीकरण से संबंधित जो भी प्रायोगिक प्रश्न है उसको हम बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।